नमस्कार, राम जी राम। मैं गणेश कुलेरिया, आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ऑन पेज एसईओ के अंदर मेटा टैग्स के अंदर मेटा रोबोट्स एंड मेटा व्यू पॉइंट। उससे पहले देख लेते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था और किस तरीके की मैंने टेक्निक्स और ट्रिक्स आपको बताई थी ऑन पेज एसईओ के अंदर। उसमें हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कीवर्ड्स के टाइप, कीवर्ड्स को अगर रिसर्च करनी है तो रिसर्च करने के टाइप, और उसके अलावा मॉडिफायर कीवर्ड्स क्या होते हैं, और मेटा टैग्स का सबसे मेन पार्ट जो कि मेटा टैग्स में मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा यूआरएल का काम करता है। वो तीन चीज हमने मेटास के अंदर पढ़ी थी। उसके अलावा आगे हम पढ़ेंगे मेटा रोबोट्स, मेटा व्यू पॉइंट। उसके अलावा मैं आपको आज ये भी बताने वाला हूँ कि कंटेंट के अंदर कहाँ पे हम कीवर्ड यूज करें तो हमारा कीवर्ड की डेंसिटी, डाइवर्सिटी सब कुछ एकदम एग्जैक्ट रहेगी, एकदम अच्छी वे में रहेगी, एकदम अच्छे डेंसिटी या डाइवर्सिटी जो भी कह सकते हैं वो एक अच्छे परसेंटेज पे रहेगी। और उसके साथ ही आपके कंटेंट के अंदर जो कीवर्ड स्टफिंग है वो भी ज्यादा नहीं रहेगी और आपका कंटेंट रैंक भी होगा उस कीवर्ड पे। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इस टॉपिक के बाद में, जो कि आज का खास टॉपिक होने वाला है कि कीवर्ड हम कहाँ पे कंटेंट के अंदर रखें कि वो चीज हमारी और ज्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक को रिच दिलवाए। तो उसका टॉपिक का नाम रहेगा कीवर्ड प्लेसेस इन कंटेंट। ठीक है। उसके अलावा पहले लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसके बारे में मैं आपको बता दूं। कीवर्ड के बारे में पढ़ा था जो कि दो टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट फेस और लॉन्ग फेस, शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड, सिंगल फेस और लॉन्ग फेस कीवर्ड। फिर हमने कीवर्ड बेस के ऊपर देखा था कि 1 फेस, 2, 3, 4, 5 फेस तक कीवर्ड कैसे रिसर्च करते हैं, कैसे नए कीवर्ड्स को हम अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने बताया था कि अगर आपने कीवर्ड रिसर्च कर लिए, उसके बाद में कुछ ऐसे कीवर्ड्स जिनको कहते हैं मॉडिफायर कीवर्ड्स, उनका अगर आप यूज करते हैं तो किस तरीके से आपके कंटेंट के अंदर वो और भी ज्यादा रैंकिंग और ग्रोथ लाके देती है। और मेन बात रहती है कि मॉडिफायर कीवर्ड्स की कितनी स्ट्रेंथ ज्यादा है जो कि मेन कीवर्ड के साथ है। अगर मैं नॉर्मली ऐसे सर्च करूं कि एसईओ कंपनी, तो वही कंपनीज आएगी जो एसईओ कंपनी के कीवर्ड पे रैंक कर रही है, जो एसईओ की सर्विसेज और एसईओ कंपनी के रिलेटेड कीवर्ड के ऊपर डेटा अवेलेबल है। लेकिन अगर इसी कीवर्ड के अंदर मैं मॉडिफायर कीवर्ड जैसे कि 2021 को ऐड कर देता हूं, 2021 को, तो किस तरीके का कीवर्ड होगा कि एसईओ कंपनी इन 2021 में एसईओ कंपनीज कौन कौन सी है। तो वहां पे जो भी ब्लॉग्स होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड ब्लॉग्स होंगे जिसमें ये बताया गया है कि 2021 की ये कंपनियां हैं जो कि आपकी सबसे अच्छी रैंक कर रही है, तो वैसा हो सकता है कि मैं एक ब्लॉग बनाऊं और उस ब्लॉग में मैं मेंशन करूं कि ये एसईओ की कंपनीज है जो 2020 में पूरी तरीके से रैंक कर रही थी। तो वो सारी की सारी चीज आपकी वहां पे बहुत अच्छी तरीके से डिस्प्ले होगी। तो यही चीज है कि अगर मैं उस कंटेंट को, अगर मैं कंटेंट में दिखा दूं कोई भी ऐसी कंपनी जो कि बहुत ज्यादा रैंक नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी अगर उसको मैं मेंशन करता हूं तो इसका मतलब रहेगा कि अगर मैंने उस कंटेंट पे ज्यादा मेहनत की कि एसईओ कंपनी 2021 के अगर सर्च करे या 2020, तो ये ब्लॉग सबसे पहले आए और इस ब्लॉग में जो इंफॉर्मेशन है वो भी एकदम ज्यादा ऊपर रीच करें। तो ऐसा ही किया जाता है। ये मॉडिफायर कीवर्ड का यूज करके आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड को मिलाकर आप कुछ ऐसे कीवर्ड पे भी रैंक कर जाते हो जहां पे आपको रैंक करने से आपके बिजनेस में बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। ये तो रहा हमारा कीवर्ड रिसर्च के बारे में, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, कीवर्ड रिसर्च करने के क्या टाइप्स हैं, किस तरीके से हम कीवर्ड रिसर्च को कर सकते हैं और मॉडिफायर कीवर्ड का यूज कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद में बात आती है मेटा टेक्स्ट की। तो मेटा टेक्स्ट के अंदर हमने देखा था टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यूआरएल। टाइटल की लेंथ कितनी रहती है, मार्केट के हिसाब से मैंने बताया था 50 से 70 कैरेक्टर्स तक लिमिट रहती है, लेकिन आप वहां पे अनलिमिटेड कैरेक्टर्स तक लिखिए। आपको वहां पे क्या फायदा रहेगा वो मैंने आपको कहा था कि बाद में जरूर बताऊंगा। तो जब हमारा ऑन पेज एसईओ खत्म हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसी ट्रिक्स और टिप्स हैं जिसकी वजह से आप टाइटल फुली लेंथ में लिख सकते हैं और आप वो हेल्पफुल भी मिलेगा। तो वहां पे टाइटल किस तरीके से लिखना है, किस हिसाब से लिखना है, वो मैं आपको आगे वाले चैप्टर्स में बताऊंगा। ठीक है। इसी के साथ आज का चैप्टर शुरू करते हैं, जिसमें कि आज का टॉपिक अपने को देखने को मिलेगा जो कि मैंने आपको बताया था कीवर्ड प्लेसेस इन कंटेंट, और उसके पहले मेटा रोबोट्स और मेटा व्यू पॉइंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मेरे पूरे सिलेबस के बारे में पता करना हो तो आप इजीली मेरे ब्लॉग्स पे जाके देख सकते हैं, या मेरा जो भी डिजिटल मार्केटिंग का सिलेबस है वो आप चेक कर सकते हैं bit.ly/capital D, capital M, capital B, small y, then capital G and K। ये अगर आप लिंक ओपन करते हैं किसी भी ब्राउजर के अंदर
तो वहां पे आपको मेरे जितने भी कोर्स की डिटेल्स है वो आपको वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। मैं भी वहां पे जब आपको पढ़ाने जाता हूँ तो मैं एक जगह पे ये चीज ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको वो इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट बता सकूं और पॉइंट टू पॉइंट वो सारी चीज मैं कवर कर सकूं, ठीक है। ये चीज मैं दूसरे मोबाइल में ओपन करके ही रखता हूँ ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं हो और कोई ऐसा टॉपिक छूटे नहीं, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है ये गूगल डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे मैं अपडेट करता रहता हूँ। कुछ भी नया अपडेट आता है या कुछ भी नई चीज मुझे जैसे कि याद आ जाए कि ये मैंने अपने सिलेबस के अंदर मिस कर दिया, तो वो मैं कहीं ना कहीं हर बार अपडेट करता रहता हूँ। इसलिए मैंने इसको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में रखा है, ना कि पीडीएफ में। पीडीएफ में रखता तो इसे बार बार अपडेट करता तो लिंक कहीं ना कहीं चेंज होती। गूगल डॉक सबसे बेस्ट है कि मैं मेरे जितने चेंजेस करता हूँ उसकी लिस्ट भी मुझे मिल जाती है और मैं इस पूरे डॉक्यूमेंट को ट्रैक भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अंदर जैसा कि अगर आप अभी का टॉपिक चल रहा है ऑन पेज एसईओ, तो उसकी भी लिंक है, जैसे कि bit.ly/DMB_y_G&K में -3 लिखोगे तो आपको ऑन पेज और ऑफ पेज के बारे में जितना भी रिसर्च और जितना भी सिलेबस है वो सारा का सारा वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा आज हम बात करते हैं मेटा टैग्स के बारे में। तो कल एक छोटा सा पॉइंट रह गया था जो कि मैं आपको इसलिए नहीं बताया उस टाइम पे क्योंकि मैंने कहा कि इसे शुरू में रखेंगे, थोड़ा अलग तरीके से इसको बताने की ट्राई करेंगे। तो वो चीज आपकी आती है जो कि ये जो मेटा रोबोट्स और मेटा व्यू पोर्ट और वो मेटा टैग के अंदर का ही एक पार्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रैंकिंग में इफेक्ट करता है। वो है आपका फाइल नेम और दूसरा है आपका फोल्डर नेम। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर हम वेबसाइट बना ही नहीं रहे हैं, हमारा काम डिजिटल मार्केटिंग का है, तो फाइल नेम और फोल्डर नेम का क्या वजह है। तो यहाँ पे मैं बात करूं तो फाइल और फोल्डर का नाम किस तरीके से है कि अगर हम एक वेबसाइट को बना रहे नहीं रहे हैं लेकिन उस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, तो जो ये पार्ट आ रहा है ये इतना सा पार्ट एक बार टेक्निकल एसईओ का मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं डिटेल में आपको टेक्निकल एसईओ में फिर बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे बताने की वजह क्या है कि जब भी अगर आप एक नॉर्मली वेबसाइट का एक वेब पेज यूआरएल ओपन करते हैं, मान लीजिए एक वेबसाइट है abc.com, ठीक है। उसके अंदर मैंने कई सारे कैटेगरीज ऐड कर रखी है, जैसे मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, कैटेगरीज वगैरह कई सारी अवेलेबल है। तो उसे किस तरीके से मैनेज करना, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी लिखने के बाद में अगर मैं चाहता हूं कि इस कैटेगरी के अंदर 1 कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 कैटेगरी 4 जैसे पॉइंट्स आते रहे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे कैटेगरी 1 में जाना है तो मेरी CET 1 हो जाएगा URL, फिर CET जो कि 2, तो यहाँ पे क्या होगा कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 तक। अगर आपकी वेबसाइट स्टैटिक जो कि CMS मोड है उसमें बनी हुई है तो वहां पे क्या रहेगा, डिफॉल्ट ये सारी चीज आती है। लेकिन फाइल नेम और फोल्डर नेम का यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर आपकी वेबसाइट PHP में, HTML में या कुछ ऐसे डेवलपमेंट मेथड में बनी है जिसका यूज आप एकदम पूरी डायनेमिक वेबसाइट बनाने में क्लाइंट ने यूज किया है, PHP HTML कह सकते हैं, .NET वगैरह किसी भी ऐसी लैंग्वेज में बनाई है जिसके अंदर पूरे के पूरे फोल्डर्स वगैरह फाइल नेम सबकी सब बनाई गई है, और जबकि वर्डप्रेस और इन सब में क्या रहता है आप ऑटोमेटिकली इन सब को चेंज कर सकते हैं। अगर वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी है तो इसको चेंज करने के लिए आपको पास cPanel होस्टिंग जैसी कोई भी चीज नहीं चाहिए होगी, ना ही आपको FTP एक्सेस। जस्ट आपको WP एडमिन जो कि वर्डप्रेस का एडमिन पैनल होता है वहां पे आप जाएंगे और कैटेगरी के जगह पे आपको कुछ भी लिखना हो आप विद इन अ मिनट में उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन बात आती है अगर मान लीजिए कोई एक ऐसी वेबसाइट है जो कि PHP और HTML CSS को मिला के बनाई गई है, तो उसमें क्या रहेगा कि नॉर्मली आपकी वेबसाइट को एडिट करने के लिए आपके पास हमेशा FTP cPanel फाइल मैनेजर जैसे कुछ एक्सेस जरूरी चाहिए, तो ही आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रहता है कि अगर मुझे फाइल नेम फोल्डर नेम एकदम एग्जैक्ट और इस तरीके से यूजर फ्रेंडली और एसईओ फ्रेंडली रखना है कि वो एक तरीके से कीवर्ड का भी यूज होए, क्योंकि कल हमने लास्ट लेक्चर में मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मेटा यूआरएल और स्लग के बारे में, ठीक है। और यूआरएल क्या होता है और स्लग के बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन बताया था कि abc.com ये डोमेन है और ये स्लग है, ये स्लग में काउंट होता है, ये पूरा का पूरा आपका यूआरएल में काउंट हो रहा है। तो अब बात आ रही है कि हम यूआरएल अपडेट करेंगे स्लग,
तो बात आ रही है जब हम टाइटल बना रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बना रहे हैं, तो हम सिर्फ इसी को ही देखेंगे, वो हो गया हमारा स्लग। और ये सारी चीज को हम अगर देख रहे हैं तो वो हो गई आपकी यूआरएल ऑप्टिमाइज। मान लीजिए किसी ने ऐसा सर्च किया कैट वन कैटेगरी, यानी कैट वन को अगर हम नाम दे दें कुछ भी, शर्ट नाम दे देते हैं, एक कैटेगरी है शर्ट की, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम नॉर्मली अगर कोई भी यूजर सर्च करता है कीवर्ड कि शर्ट कैटेगरी, तो शर्ट कैटेगरी रिलेटेड कीवर्ड पे हमारा पेज आ सकता है। अगर हमने इसे स्लग यूआरएल में ऐड कर दिया है, फिर टाइटल और डिस्क्रिप्शन में भी अगर इसे ऐड किया है, तो वहां पे हम अच्छी तरीके से उस कीवर्ड पे रैंक हो सकते हैं। तो मेन यही रहेगा कि जब भी आप अपने यूआरएल को ऑप्टिमाइज करें, जिसमें कि फाइल नेम, फोल्डर का नाम आप अच्छे से रखें, क्योंकि ये कैटेगरी है वो एक फोल्डर का नाम रहेगा, क्योंकि फाइल हमेशा फोल्डर के अंदर रहती है। तो ये हमारी फाइल हो गई एक तरीके से, तो ये हमारा है फोल्डर। तो फोल्डर और फाइल को आप इस तरीके से ऑप्टिमाइज कीजिए कि आपका जो भी कंटेंट है वो एकदम यूनिक और अट्रैक्टिव लगे, ताकि ये चीज यूआरएल ऑप्टिमाइज आए और एसईओ फ्रेंडली भी रहे, ताकि यूजर जब आपके यूआरएल को देखे तो उसे समझ में आए कि मैं कहाँ पे अवेलेबल हूँ। जैसे कि अगर वो शर्ट की कैटेगरी में, तो शर्ट क्या है, एक कैटेगरी है, और किसकी कैटेगरी है, abc.com वेबसाइट की, ठीक है। ये चीज तो मैंने जस्ट नॉर्मली एक पॉइंट था जो कि मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि उस टाइम पे स्लग के बारे में बताने से कुछ कंफ्यूजन ना हो साथ में, इसलिए मैंने ये चीज अलग से क्रिएट की है कि फाइल और फोल्डर का नाम हो सके तो अगर आपकी PHP HTML ऐसे वेबसाइट में बनी है जहां पे आपका डायनेमिक यूज होता है पूरा का पूरा, तो वहां पे आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है, ताकि उसमें क्या रहेगा कि जब भी आप अपनी वेबसाइट के बारे में कुछ भी अपडेट करेंगे तो वो सारा का सारा आपके पास क्रेडेंशियल रहता है। अगर आप सिर्फ इस स्लग को चेंज करते हैं और वेबसाइट PHP HTML CSS के हेल्प से बनी है, तो वहां पे ये कैटेगरी आप एक वर्ड चेंज करते हो तो आपको कहीं ना कहीं 10 जगह पे भी इसको चेंज करने की जरूरत रहेगी, क्योंकि अगर ये मेन्यू में रहता है तो मेन्यू में चेंज करना पड़ेगा हर जगह पे। लेकिन अगर एक वो डायनेमिक टाइप होता है जैसे कि वर्डप्रेस, मजेंटो, शॉपिफाई, तो उसमें यहाँ पे कैटेगरी चेंज वर्ड किया तो सब जगह पे ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। ये चीज तो हमने देखी है, फाइल नेम, फोल्डर किस तरीके से रखने हैं और यूआरएल ऑप्टिमाइज कैसे रहता है, ठीक है। इसके अलावा मेटा टैग में मैंने आपको फाइल का पेज यूआरएल, पेज टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, जिसमें कि पेज टाइटल 50 से 70 कैरेक्टर का मार्केट हिसाब से होता है, और मैं अगर आपको बताऊंगा आगे चलकर कि अगर इसमें अगर हम इससे भी ज्यादा वर्ड्स, कैरेक्टर यूज करते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आज का टॉपिक आता है, वो है मेटा रोबोट्स। मेटा रोबोट्स का मतलब है एक रोबोट पाथ, जो कि आपके सर्च इंजन जब आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने आते हैं तो उसको एक पाथ से डिसाइड करना होता है कि इस पेज के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो उसे इंडेक्स और क्रॉल करनी है या नहीं करनी है। मैंने जैसा कि आपको बताया है, सर्च इंजन 3 तरीके से काम करता है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, देन रिजल्ट। जो क्रॉलिंग का टाइम रहता है, जो क्रॉलिंग का वे रहता है, उसमें सबसे पहले रोबोट फाइल को चेक किया जाता है, और उसके बाद में भी हर पेज के अंदर मेटा रोबोट को भी चेक किया जाता है कि क्या इस पर्टिकुलर पेज के अंदर क्या कोई ऐसी रोबोट फंक्शन ऐड किया गया कि इस पेज के अंदर पर्टिकुलर ये कुछ कंडीशन है कि इसको आप क्रॉल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अब बात आ रही है इसका नाम रोबोट क्यों है, और जो कि हमारी मेन फाइल है वो भी रोबोट क्यों है। जो robot.txt फाइल अगर आपके दिमाग में आ रही है और अब तक मैंने नहीं पढ़ाई, तो वो मैंने ऐड की है टेक्निकल एसईओ के अंदर, क्योंकि टेक्निकल एसईओ का मतलब है कहीं ना कहीं वेबसाइट के बैकएंड के अंदर पूरा का पूरा आपको ध्यान रखना है। और robot.txt में कुछ ऐसी चीज रहती है जिसके अंदर आपको एकदम टेक्निकल एसईओ का ज्यादा नॉलेज हो तो आपके लिए बेटर रहेगा, और वहां पे आप रिजल्ट एकदम अच्छे से ला सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ रोबोट की बात करूं तो फाइल का नाम रोबोट इसलिए है क्योंकि नॉर्मली जो सर्च इंजन रहते हैं उनके क्रॉलर को रोबोट नाम दिया गया है, ठीक है। अब वो किस तरीके से काम करते हैं वो मैं बता रहा हूं। क्रॉल नाम इसलिए दिया गया है, क्रॉलिंग और रोबोट का नाम एक मकड़ी रहती है, उस मकड़ी की तरह मान लीजिए ये एक तरीके का रोबोट है और इसके मतलब 8 पैर हैं, जो भी 8-9 जितने भी पैर हैं वो अवेलेबल है। अब इसमें क्या रहेगा, हर एक पैर से कनेक्ट होकर आपको एक नया रोबोट जनरेट हो जाता है। तो क्रॉल के टाइम पे क्या रहता है, आपकी वेबसाइट में ये क्रॉलर आया, abc.com पेज पे गया और वहां पे उसे पता चला कि इस पेज के अंदर 10 यूआरएल और अवेलेबल है।
तो ये क्या करेंगे, हर एक के अंदर और वापस रोबोट बनता जाएगा। इस तरीके से वो आपकी वेबसाइट को पूरा का पूरा क्रॉल करते रहेंगे। अब क्रॉल करने का तरीका क्या रहता है कि आपकी वेबसाइट के यूआरएल जितने भी रहते हैं या जितने भी सोर्स रहते हैं उन सोर्स को वो टारगेट करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था गूगल किस तरीके से क्रॉल करता है, गूगल हमेशा या तो HRAP लिंक से काम करता है, मतलब जो कि हाइपर लिंक रहती है उसके साथ कनेक्ट रहता है, या फिर जो भी सोर्स लिंक है उसके साथ। और उसके अलावा अगर आपके गूगल सर्च कंसोल के अंदर आपने उसको सबमिट किया है तो आपकी पूरी वेबसाइट वहां पे क्रॉल होती है। तो एक मकड़ी टाइप एक रोबोट रहता है, वो रोबोट आपकी पूरी वेबसाइट को रीड करता है। और उसको रीड करने के लिए सबसे पहले एक फाइल रहती है robots.txt, जो कि वेबसाइट की सर्वप्रथम वेबसाइट रहती है, फर्स्ट वेबसाइट रहती है robots.txt। ठीक है, ये वेबसाइट सबसे पहले लोड होती है हर सर्च इंजन के अंदर। सर्च इंजन सबसे पहले robots.txt फाइल में जाएगा, वहां पे देखेगा क्या मुझे मेरे पर्टिकुलर सर्च इंजन के नाम से क्या कोई ऐसी कंडीशन ऐड की गई है कि उसके अंदर मैं उसे क्रॉल करूं या ना करूं, अगर क्रॉल कर सकता हूं तो किस लिमिट तक कर सकता हूं, क्या मुझे ये सबसे पहले क्रॉल करना है या आखिर में क्रॉल करना है, वो सारी की सारी यहाँ पे आपको मेंशन करनी रहती है। इसके बारे में हम तब देखेंगे जब हम टेक्निकल एसईओ के अंदर पढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं मेटा रोबोट्स के बारे में, क्योंकि ये ऑन पेज एसईओ का पार्ट है। इसको हम एक बार समझ लेते हैं। जब आप robots.txt को आसानी से पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा कि मेटा रोबोट्स उस टाइम पे यूज क्यों किया जाता है। अब मेटा रोबोट्स यूज करने का एक तरीका इसलिए है क्योंकि जब आपकी वेबसाइट को आपने बनाया तब आपने robots.txt में उस पेज पाथ को अलाउ कर दिया। कोई भी एक पेज है उस पेज को आपने अलाउ कर दिया कि हाँ इस पेज को आप क्रॉल कीजिए, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, जब मैंने इस पेज को बनाया एक पेज को और अब मुझे लग रहा है कि नहीं robots.txt से क्रॉल ना करे, तो robots.txt तक जाने के लिए आपको कहीं ना कहीं हर टाइम पे FTP की जरूरत या cPanel फाइल मैनेजर की जरूरत पड़ेगी, जहां पे आपकी पूरी की पूरी होस्टिंग फाइल्स अवेलेबल है। और जबकि आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हुई है तो आप robots.txt एडिट कर सकते हैं। पर मान लीजिए कहीं ऐसी जगह पे आप है जहां पे आप robots.txt आसानी से एडिट नहीं कर सकते, लेकिन आप इस पेज को एडिट कर सकते हैं क्योंकि आप इस पेज को बना रहे हैं और आपको याद आया कि नहीं अभी इस पेज को क्रॉल नहीं करना है, बाद में जाके गूगल क्रॉल करे, तो आप क्यों बार बार robots.txt में ये मेंशन करें कि इस पेज को क्रॉल करना है या नहीं करना है। तो आप वहां पे क्या यूज करते हो, मेटा रोबोट्स के थ्रू आप रोबोट को बताते हो कि इस पेज को क्रॉल ना करे। और क्रॉल ना करने के लिए यहाँ पे दो वर्ड यूज किए जाते हैं, पहला होता है अलाउ, दूसरा रहता है डिसअलाउ। ठीक है, लेकिन ये तो robots.txt फाइल के अंदर रहता है। अब बात आ रही है मेटा रोबोट्स के अंदर क्या हम डिसअलाउ अलाउ लिखेंगे, तो यहाँ पे कुछ अलग पार्ट रहता है, वो रहते हैं आपके इंडेक्स और नो इंडेक्स, नो फॉलो और फॉलो। ठीक है, यहाँ पे ये चार गाइडलाइंस रहती है। इन गाइडलाइंस का यूज करके आपको उस पेज के क्रॉल के बारे में उसको बताना है। मैंने यहाँ पे मेटा रोबोट्स की कुछ डेफिनेशन लिखी है, वो मैं आपको बोल के पढ़ा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि इंग्लिश में मैंने इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है और हिंदी में मैं इसे क्या समझाना चाहता हूँ। मेटा रोबोट्स का मतलब we tell the robots to index or scan all the web page content and we allow bots to follow all the external link। मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है कि हम जो रोबोट रहता है उसको कहते हैं कि इंडेक्स और स्कैन करे वेब पेज के पूरे कंटेंट को, और उसके साथ में हम ये बताते हैं कि कौन कौन सी लिंक है जिनको हमारा बॉट उसे फॉलो करे या ना करे। जैसा कि एक वेब पेज है, इसके अंदर फुटर, हेडर, कई सारी चीजें रहती है। फुटर के अंदर आपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के भी लिंक ऐड किए, तो क्या उन लिंक को भी फॉलो करें, क्या उन वेबसाइट्स को भी क्रॉल करें? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर एक लिंक है तो वहां पे भी एक क्रॉलर बन जाएगा, वो भी उसे क्रॉल करेगा। इस तरीके से हर एक क्रॉलर उस क्रॉल करेगा, और जब उसकी लिंक के आगे कोई और होती है तो उसको भी क्रॉल करता रहेगा। लेकिन ये क्रॉल करने की लिमिट कब पूरी होगी? जब मान लीजिए ये क्रॉलर एक पेज पे आया और उस पेज पे लिखा हुआ है कि नो इंडेक्स और नो फॉलो, तब वहां पे ये रोबोट खत्म हो जाएगा और दूसरे रोबोट्स घूमते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या रहता है, जब आप कोई भी दी एंड जैसी पार्ट आती है कि अगर एक मूवी है
मूवी का एक पार्ट पूरा हो चुका है तो दी एंड आ जाता है। दूसरा पार्ट के लिए आपको कहीं ना कहीं दूसरा रोबोट शुरू करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से है कि आपको दूसरी फाइल रन करनी पड़ेगी, दूसरा पाथ यूज करना पड़ेगा, ताकि आगे से आगे रोबोट आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता रहे। कभी कभी क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ ऐसी लिंक्स ऐड करते हो जो यूजर तो डायरेक्टली क्लिक करके उस लिंक पर जा सकता है, लेकिन आप चाहते हो कि रोबोट उस लिंक पर क्लिक करके ना जाए, क्योंकि आपकी वेबसाइट की जो इंफॉर्मेशन है वो उसके रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कोई लिंक ऐड की है, उस रिलेटेड के लिए आपको ये मेटा रोबोट्स यूज करना रहता है। ठीक है, मेटा रोबोट के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, रोबोट्स को बताते हैं कि हमारे वेब पेज के कंटेंट को इंडेक्स या स्कैन करें, और हम अलाउ करते हैं बॉट्स को, जो कि रोबोट होते हैं उन्हीं को ही बॉट्स कहा जाता है, जो कि क्रॉलर के बोट के नाम होते हैं, अलग अलग सर्च इंजन के नाम होते हैं बॉट के। जैसे कि गूगल का है तो गूगल सर्च बॉट हो सकता है, अलग अलग तरीके के गूगल बॉट, गूगल न्यूज, याहू बॉट, सब तरीके के अलग अलग नाम रहते हैं। वो मैं आपको टेक्निकल एसईओ में बताऊंगा जब हम robot.txt अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मेटा रोबोट्स के अंदर हमें ये नहीं बताना रहता है कि गूगल इसे क्रॉल करे या नहीं। हम यहाँ पे इसे पर्टिकुलर हर एक robot.txt को हर एक क्रॉलर को बता रहे हैं कि इस पेज को क्रॉल करना है या नहीं करना है। फिर जैसे कि वी डू नॉट अलाउ बॉट्स टू आइदर इंडेक्स द वेब पेज फॉर द ब्लॉग पेज और फॉलो एनी ऑफ द लिंक which are available on that particular page। मतलब कि अगर कोई पर्टिकुलर पेज के अंदर कोई लिंक अवेलेबल है और हम चाहते हैं उसे क्रॉल ना करें, तो वहां पे उसे हमें डिसअलाउ, मतलब कि नो इंडेक्स नो फॉलो जैसा टैग देना रहेगा। अब इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो पूरा मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि चारों जो है इंडेक्स, नो इंडेक्स, फॉलो और नो फॉलो किस तरीके से काम करते हैं। तो उसके बारे में मैं यहाँ पे दो सिंटैक्स लिख रहा हूँ। मेटा नेम, मेटा नेम का नाम है रोबोट्स, ठीक है। उसके बाद में इसका कंटेंट, जो ये ब्रैकेट है इसके अंदर हम लिखेंगे कि क्या चीज हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और क्या नहीं। ये नॉर्मली इसका सिंटेक्स रहता है, ब्रैकेट के अंदर मेटा नेम इक्वल टू डबल कोट्स में रोबोट्स, देन स्पेस कंटेंट इक्वल टू डबल कोट्स में जो भी अपनी कंडीशन रहेगी, देन ब्रैकेट क्लोज। अब इस ब्रैकेट क्लोज के अलावा हम इसके अंदर क्या क्या लिख सकते हैं। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि एक वेब पेज को पूरी तरीके से क्रॉल करें, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हम robot.txt के थ्रू बताएं इस पेज को क्रॉल करना है, या फिर हमने ऐसा कर दिया कि robot.txt में कहा गया है कि क्रॉल नहीं करना है, या कुछ ऐसी कंडीशन। तो यहाँ पे तभी वर्क करेगा, मान लीजिए आपने robot.txt में पूरी तरीके से वेबसाइट को क्लोज करवा दिया है, ठीक है, और फिर आप जैसे कि robot.txt में आपने कहा कि कोई भी पेज को क्रॉल ना करे, डिसअलाउ में डाल रखा। फिर अगर आप यहाँ पे इस कंटेंट के अंदर इंडेक्स कॉमा फॉलो लिखते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, क्योंकि आप तब बता रहे हो जब गूगल उस वेब पेज के अंदर आ जाए। लेकिन वहां पे आप क्या कर रहे हो, सर्च इंजन को पहले ही robot.txt में बता रहे हो कि कोई भी पेज को क्रॉल ना करे, और उसके बाद में अगर कहते हैं आपकी क्रॉल करना है पेज को, लेकिन वो वहां लिमिट पे पहुंच ही नहीं रहा है, ठीक है। अगर आप किसी को कह रहे हैं कि घर के अंदर आप आ सकते हैं, लेकिन दरवाजा ही अगर आप बंद रखेंगे तो आपको कैसे लग रहा है कि वो घर के अंदर आ सकते हैं। तो इसी तरीके का ये है कि अगर आपने यहाँ पे इंडेक्स और फॉलो कह दिया है कि क्रॉल करिए वेब पेज को, लेकिन आपने robot.txt के अंदर बता दिया है कि पेज को क्रॉल नहीं करना है, ये तो एक मेथड हुआ। अब इसके अलावा आप चाहते हो कि इस पेज को, मान लीजिए robot.txt में आपने पूरी तरीके से परमिशन दे रखी है कि पेज को क्रॉल करे, लेकिन यहाँ पे आप बताना चाहते हो कि नहीं, मैं अलग अलग तरीके से हर एक पेज को डिवाइड करूं। तो आपके मन में आया कि इस पेज को, एक वेब पेज को क्रॉल करे, ठीक है, इंडेक्स करे, लेकिन उसको फॉलो ना करे, मतलब कि नो फॉलो। इंडेक्स कीजिए लेकिन नो फॉलो के साथ, मतलब अगर आप इस पेज को क्रॉल कर रहे हैं तो क्रॉल कर दीजिए, ठीक है, अपने एसईआरपी में जो रिजल्ट रहता है वहां पे आप इसे डिस्प्ले करवा दीजिए, लेकिन इसके अंदर जितनी भी बैकलिंक्स है उनको किसी को भी आपको क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडेक्स और नो फॉलो का मतलब है आप इसे अपने एसईआरपी सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे क्रॉल करवाइए, लेकिन उसके अंदर जितनी भी लिंक्स है, जितनी भी इंटरनल एक्सटर्नल जितनी भी तरीके की बैकलिंक्स या जो भी लिंक्स अवेलेबल है, उसे आप बिल्कुल भी क्रॉल
ना करें। तो ये ना मतलब उस पेज को क्रॉल नहीं करना है, मतलब आगे नहीं बढ़ना है। जो रोबोट आ रहा है उस रोबोट को यहाँ तक ही रुक जाना है। मतलब इस पेज के अंदर जितने भी लिंक्स है उनको किसी को फॉलो नहीं करना है, लेकिन इस पेज को क्रॉल जरूर करवाना है। अब इसका उल्टा लेके चलते हैं। पहला है नो इंडेक्स और फॉलो। ओके, अब यहाँ पे जैसे आपने कहा ना नो फॉलो, तो इसका हम उल्टा कर देते हैं, फॉलो और इंडेक्स का नो इंडेक्स। तो नो इंडेक्स का मतलब है इस पेज को क्रॉल बिल्कुल ना करें, मतलब एसईआरपी के अंदर ये ऐड नहीं होगा। लेकिन इन्होंने वापस आगे कहा कि इसके अंदर जितनी भी लिंक्स है उन सबको आप फॉलो कर सकते हो। तो जितनी भी बैकलिंक्स होगी उन्हें फॉलो करेंगे लिंक्स को। लेकिन अगर जैसे कि मान लीजिए उसके अंदर एक लिंक है, उस लिंक पे जाने के बाद में उस पेज का भी तो मेटा रोबोट होगा, उस मेटा रोबोट के अंदर लिखा हुआ है कि नो इंडेक्स और नो फॉलो, तब वहां पे जाके वो रोबोट खत्म हो जाएगा। लेकिन अपने पेज से उस लिंक पर वो एक बार डाइवर्ट हो जाएगा, उसके बाद में वहां पे क्लोज होगा। मतलब जब यहाँ पे नो फॉलो का मतलब हमारे पेज पे ही क्रॉलर रुक जाएगा, लेकिन फॉलो लिखने पर उस पेज पे जो हमारा थर्ड पेज है, जो भी हमारी वेब पेज के अंदर लिंक है, उस पेज पे जाएगा और वहां पे जो मेटा रोबोट की कंडीशन रहेगी उस हिसाब से वो वर्क करेगा। अगर वहां पे नो इंडेक्स नो फॉलो रहता है तो वो क्रॉलर वहीं पे रुक जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है नेक्स्ट की, जो कि है दोनों तरीके से मना, नो इंडेक्स और नो फॉलो। अब नो इंडेक्स और नो फॉलो का मतलब क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि इस वेब पेज को आपने robo.txt के अंदर क्रॉल करवा लिया है और आपका पेज बन रहा है, क्रिएट हो रहा है, तो आप नहीं चाहते कि robo.txt पे बार बार हमें उस पेज को मेंशन करना पड़े जो वेब पेज हम बना रहे हैं। तो जब आप एक पेज को डेवलप करते हैं तब ज्यादातर डेवलपर उस पेज को डेवलप लाइवली कर लेते हैं। तो उस टाइम पे आप क्या कह सकते हैं कि डेवलपर को ये कह सकते हैं कि मेटा रोबोट का जो टैग है, मेटा नेम इक्वल टू रोबोट्स कंटेंट इक्वल टू के कोट्स के अंदर आप नो इंडेक्स और नो फॉलो लिख दीजिए, या फिर आप इतना लिखवा सकते हो नो इंडेक्स और फॉलो भी। मतलब उसमें क्या रहेगा कि आपका ये जो वेब पेज है abc.com/aboutus पेज आप बना रहे हैं डेवलपर के साथ, तो वहां पे आप ये ट्राई कीजिए कि नो इंडेक्स रखिए। फॉलो और नो फॉलो रखते हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि उस वेब पेज के अंदर जो भी लिंक्स आ रही है उसे क्रॉल करना है या नहीं। लेकिन मैं रिकमेंडेड करूंगा जब आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट में रहती है या कोई भी वेब पेज डेवलप मोड में रहता है, तब आप वहां पे नो इंडेक्स और नो फॉलो का यूज कीजिए। यहाँ पे क्या रहेगा कि जब भी आपका वेब पेज बनता रहेगा तब वहां पे क्रॉलर आपके वेब पेज में आके भी उसे क्रॉल नहीं करेगा और ना ही इंडेक्स करेगा और ना ही जितने लिंक्स अवेलेबल है उनको वहां पे क्रॉल करेगा। ये तो चीज थी हमारी मेटा रोबोट्स के बारे में कि अगर उसे क्रॉल करवाना है या नहीं करवाना है, या चार तरीके की कंडीशन बन रही है। इंडेक्स करिए, क्रॉल करिए, लेकिन कोई भी लिंक को फॉलो भी कीजिए, साथ में जितनी वेब पेज के अंदर लिंक है उन्हें भी क्रॉल कीजिए। फिर बात आती है इंडेक्स कीजिए, लेकिन जितनी भी लिंक्स है उन्हें फॉलो नहीं करना है, मतलब यहीं पे रुक जाना है। इस वेब पेज पे आइए, इस वेब पेज के अंदर जितनी भी डिटेल है उसको आप क्रॉल कीजिए, इंडेक्स कीजिए, लेकिन कोई भी लिंक को वापस आगे जाके क्रॉल नहीं करना है। फिर बात आती है नो इंडेक्स और फॉलो की, मतलब आप इस पेज को क्रॉल मत कीजिए, इंडेक्स मत कीजिए, लेकिन इसके अंदर जितनी भी लिंक्स है उन्हें ऐड कीजिए। फिर बात आती है फोर्थ, जो कि है नो इंडेक्स और नो फॉलो। एक तरीके से इसमें है कि आप क्रॉलर जो सर्च इंजन का बॉट रहता है क्रॉलर, वो इस वेब पेज के अंदर आकर कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, ये तो हमारी बात थी मेटा रोबोट्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हम यही रखते हैं, इसी के अंदर का एक पार्ट है मेटा नेम। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है मेटा रोबोट, मेटा नेम, मेटा रोबोट, और मैंने सेकंड पॉइंट बताया था आपको मेटा व्यू पोर्ट, जो कि आज का टॉपिक है मेटा रोबोट और मेटा व्यू पोर्ट। ठीक है, तो इसके बारे में सिंटैक्स यही रहेगा, मेटा नेम इक्वल टू आपका रोबोट्स की हट जाएगा, रोबोट्स की जगह पे व्यू पोर्ट आएगा और कंटेंट के अंदर वो सारी चीज सेम ही आएगी। अगर आपको यहाँ पे कोई भी अगर कैरेक्टर समझ में नहीं आता है तो मैं रिकमेंडेड करूंगा ये शॉर्ट लिंक जो मेरी बनाई हुई है इसको आप जरूर ओपन कीजिए और इसके अंदर एकदम डिटेल में जो भी चीज लिखी हुई है उसको आप देख सकते हैं। पढ़ाने में क्या बताया, नए हैं तो कभी कभी कोई भी चीज गलती से निकल भी जाती है, लेकिन मैंने जो डॉक्यूमेंट बनाया है उस डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने एकदम
हर तरीके से वेरीफाइड करके ही वो चीज ऐड की है। अब यहाँ पे क्या रहता है, पढ़ाते टाइम कोई ऐसा वर्ड भी निकल जाए जो वर्ड उस टाइम पे मेंशन नहीं होना चाहिए था लेकिन हो भी जाता है, तो वो चीज है। इसलिए मैं साथ में मोबाइल भी रखता हूँ कि उसमें मैं देखता रहूँ कि कौन कौन से टॉपिक मेरे हो चुके हैं और क्या उस टॉपिक के अंदर जो पॉइंट था वो मैंने कवर किया या नहीं किया। मेन यही रहता है कि आपका जो पॉइंट है उसे कवर करना जरूरी है। और यहाँ पे ये भी है कि क्लास को भी लंबा नहीं रखूं ताकि, क्योंकि बेवजह आप पढ़ने में भी कम टाइम लगाते हैं, ठीक है। और बेवजह मैं ये भी ना सोचूं कि बीच बीच में मैं मेरे प्रवचन कम से कम करूं ताकि आपको जितना है पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने को ही मिले। लेकिन मेरा मेन ये भी रहता है कि आप अगर पढ़ते कम हो और इस चीज को सिर्फ आप देख रहे हो, यहाँ तक पहुंचे हो, तो मतलब कहीं ना कहीं वीडियो तो आप पूरा देखते ही हो और मुझे बीच में ये सब बोलने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना रहता है कि अगर आप वीडियोस पूरे देखते हो तो प्लीज इसे प्रैक्टिकली और थियरिकल इंप्लीमेंट करने की ट्राई कीजिए। जैसे थियरिकल में आप लिखते रहिए इसको साथ साथ में, तो मेरे पॉइंट जितने भी रहेंगे बोर्ड पे बता रहा हूँ ना, तब तक तो जो बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ तब तक तो आपको सब चीज ऐसी बोरिंग लगेगी। जब प्रैक्टिकल में आएंगे तब आप कहेंगे कि सर ये चीज तो बहुत ज्यादा हाई लेवल की चली गई थी, ये तो हमें समझ में ही नहीं आ रही है। जबकि मैंने थियरिकल कंसेप्ट में एकदम प्रॉपरली समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं। अगर आप ये थियरी कंसेप्ट को पूरा इजीली समझ लेते हैं तो प्रैक्टिकल में आपको 50% मेहनत कम करनी पड़ेगी समझने के लिए, क्योंकि आपको आधा समझ में आ रखा है पहले से, तो आपको थोड़ी ही मेहनत और लगेगी, वो होगी आपकी डेवलपमेंट। जैसा कि हर कोई कहता है कि R&D करनी चाहिए, ठीक है। R&D का मतलब क्या रहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे क्या रहता है, रिसर्च का मतलब क्या हो गया, आपने एक ब्लॉग ओपन किया, उस ब्लॉग में ये बताया गया कि टाइटल कैसे लिखना चाहिए, टाइटल में कीवर्ड वगैरह कैसे ऐड करने चाहिए, लेकिन आप उस R&D का यूज किस तरीके से कर रहे हैं, क्या आपने वो रिसर्च की उसको वापस डेवलपमेंट में भी यूज किया था। मान लीजिए एक बिल्डर ने एक फ्लैट के लिए, मतलब एक घर के लिए नक्शा वगैरह रेडी किया, लोगों को बुलाया इस तरीके से बनाना है, लेकिन उसके बाद में काम अगर शुरू ही ना करें तो वही चीज है कि अगर आपने टाइटल एसईओ के बारे में जितना कुछ पढ़ा है, क्या उसको वापस आपने कहीं पे इम्प्लीमेंट भी किया है, क्या उसको आपने डेवलपमेंट सर्कल में यूज किया है, क्या आपने उस जो भी कंसेप्ट आपने जो पढ़ा था, क्या आपने किसी वेबसाइट में, किसी बिजनेस में, किसी क्लाइंट की वेबसाइट में आपने इंप्लीमेंट करने की ट्राई की। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो ऑनलाइन इतने सारे पोर्टल अवेलेबल है जहां पे आप अपनी सब डोमेन के साथ वेबसाइट बना सकते हैं, अपने पर्टिकुलर नाम के साथ बना सकते हैं। कुछ TLD मतलब कि टॉप लेवल डोमेन रहते हैं जो फ्री में भी अवेलेबल रहते हैं। इस तरीके का आप कई सारे डोमेन होस्टिंग भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाती है। बात है कि आपको कुछ नया टॉपिक ढूंढने की जरूरत रहती है, ठीक है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आपको हर दिन एक कुछ नई चीज बताऊं, लेकिन वो तब बताई जाएगी जब आप इस चीज को काफी हद तक पढ़ लेंगे, जब इस चीज को आप काफी हद तक समझ लेंगे, ठीक है। अब बात आ रही है अपने वापस टॉपिक के ऊपर चलते हैं, तो वो है अपना मेटा व्यू पोर्ट। अब व्यू पोर्ट की बात आ रही है तो मैं सिर्फ आपको एक इजीली समझा दूं कंसेप्ट। मेटा व्यू पोर्ट का मतलब है, अगर आप एक वेबसाइट को मोबाइल में ओपन कर रहे हो, एक टैबलेट में ओपन कर रहे हो, एक डेस्कटॉप में ओपन कर रहे हो, लैपटॉप में ओपन कर रहे हो, तो आपने देखा होगा ज्यादातर हर एक डिवाइस की साइज, हाइट और विड्थ अलग अलग रहती है। अब मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में विड्थ कम रहेगी लेकिन हाइट ज्यादा रहती है, लेकिन लैपटॉप के अंदर विड्थ ज्यादा रहेगी, हाइट कम रहेगी। टीवी के अंदर भी वही चीज रहेगी। आईपैड के अंदर कहीं ना कहीं हाइट विड्थ का कुछ कॉम्बिनेशन इक्वल जैसा ही रहेगा। तो अब वहां पे बात करते हैं कि क्या किस तरीके से इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं व्यू पोर्ट से मिलकर। व्यू पोर्ट में क्या किया जाता है कि आप अपनी वेबसाइट को अपने वेबसाइट के कंटेंट को इस तरीके से इंप्लीमेंट करवाते हो कि ये वेबसाइट हर एक डिवाइस के अंदर रिस्पॉन्सिव में मिले, क्योंकि हर एक वेबसाइट पिक्सल के बेस पे वर्क करती है, हर एक इमेज पिक्सल के बेस पे होती है, हर चीज जो कि डिवाइस के अंदर अवेलेबल है वो पिक्सल में काउंट होती है। तो अब जब आपकी एक डिवाइस 500 पिक्सल की विड्थ का है तो उसमें 1200 पिक्सल विड्थ का कंटेंट किस तरीके से आएगा, तो सिर्फ 500 पिक्सल का कंटेंट आने से अच्छा है आप उसे 1200 पिक्सल के कंटेंट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करें कि जो 500 पिक्सल का कंटेंट आ गया और जो बचा वो हम कहीं ना कहीं हाइट के अंदर ऐड कर देते हैं। तो वहां पे क्या रहेगा कि जो कंटेंट फुल साइज में नहीं आ रहा था उसे आपने एक हाइट में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो आपकी एक वेबसाइट है जो कि कंप्यूटर में इस तरीके से ओपन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 1000 है और ये 500 हाइट है, ठीक है। हाइट 500 है, विड्थ 1000 है, तो मतलब ये हो गया कि ये 500 की साइज है, ये भी 500 की साइज है, ठीक है। अब एक मोबाइल है
वो 500 की विड्थ है लेकिन हाइट 1000 की। तो अब आप समझ लीजिए, अगर हम इसे वाइड स्क्रीन पे देखेंगे, पोर्ट्रेट में, लैंडस्केप में, तो ये वेबसाइट पूरी की पूरी दिख जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, पर क्या ये जरूरी है कि हर कोई वेबसाइट ओपन करने के बाद इसे लैंडस्केप में देखे? तो वो तो कंपलसरी है नहीं, क्योंकि हर कोई पोर्ट्रेट मोड में ही वेबसाइट ओपन करता है। क्योंकि हर कोई ये नहीं चाहेगा कि मैं बार बार फोन को ऐसे देखूं आड़ा करके, क्योंकि इसमें चीज कुछ हर तरीके के अलग अलग पोर्टल अवेलेबल रहते हैं मोबाइल में। आपको सब बताने की जरूरत नहीं है कि स्क्रीन लॉक भी रहता है, रोटेट करने का भी लॉक रहता है वगैरह। अब यहाँ पे बात आ रही है 500 पिक्सल की। तो हमने क्या किया, ये पार्ट या ये पार्ट हमने सबसे पहले यहाँ पे ले लिया। तो मान लीजिए 500 पिक्सल का इसमें आ गया। अब बात आ रही है 1000 पिक्सल से उसको कहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इस 500 को इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये वेबसाइट एक मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो गई, और मोबाइल में भी यूजर अच्छे से आपकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को देख सकता है, और वहां पे आप तक वो यूजर आपके क्लाइंट कस्टमर के तौर पे ऐड हो सकता है। तो यहाँ पे ये बात आ रही है, क्या व्यू पोर्ट करने से क्या सारी चीज हो सकती है? नहीं, व्यू पोर्ट क्या करता है कि आपकी डिवाइस की जो विड्थ है उसे कन्वर्ट करता है, कि क्या व्यू पोर्ट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है क्या वो सही तरीके से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, वो काम व्यू पोर्ट करता है। जैसे कि रोबोट, मेटा का काम पूरा का पूरा रहेगा आपका क्रॉलर के ऊपर। मेटा में जो भी कंटेंट आता है वो क्रॉलर रोबोट के लिए ही होता है, जो कि बॉट होता है। हम 3 नाम ले लेते हैं, क्रॉलर, रोबोट और बॉट। ये जो भी नाम से अगर हम बोले कि क्रॉलर जो भी सर्च इंजन रहता है, उस सर्च इंजन के अंदर वो वेब पेज को कैसे भी क्रॉल करे, रोबोट करे, क्रॉल इंडेक्स करे, जिस तरीके से बॉट का यूज करे, वहां पे मेन क्या आता है कि मेटा टैग करके जितने भी टैग्स अवेलेबल रहेंगे वो सारे के सारे आपकी वेबसाइट को इंप्लीमेंट करने के लिए रहते हैं, कि इसके अंदर जो डेटा लिखा हुआ है वो डेटा सबसे पहले सर्च इंजन को अपने क्रॉलिंग या डेटाबेस के अंदर ऐड करना है, और मेटा डेटा ही सबसे पहले गूगल या जो भी सर्च इंजन रहता है वो डिस्प्ले करवाता है। अब यहाँ पे बात आती है व्यू पोर्ट के बारे में। तो व्यू पोर्ट में मैंने यहाँ पे लिखा है मेटा ने, ये पहले सिंटेक्स पूरा कर देते हैं। व्यू पोर्ट, यहाँ पे जैसा कि मेटा नेम है वो व्यू पोर्ट ही हो गए। उस व्यू पोर्ट के अंदर मैंने कंटेंट में यहाँ पे कोई एक सिंटेक्स लिखा है, वो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, क्योंकि इसमें क्या रहेगा, जो कैरेक्टर है, जो भी वर्ड या कैरेक्टर लिखा हुआ वो एग्जैक्ट होना चाहिए। उसका मीनिंग क्या रहता है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट में जो भी चीज लिखनी रहेगी वो मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, देन कॉमा, देन इनिशियल स्केल इक्वल टू 1। जो इसमें लिखा जाएगा ना डबल कोट्स के अंदर, वो ये है कि जो विड्थ रहेगी किसी डिवाइस की विड्थ जो भी रहेगी, मतलब कि जो भी वेबसाइट का पेज है उसकी विड्थ क्या रहेगी, इक्वल टू डिवाइस विड्थ। जो आपकी वेबसाइट की विड्थ है वही आपकी डिवाइस की विड्थ रहेगी। मतलब कि अगर मोबाइल में ओपन किया है तो मोबाइल की डिवाइस की विड्थ, और लैपटॉप है तो लैपटॉप, डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप की डिवाइस की विड्थ, कॉमा इनिशियल स्केल 1 रहेगा। जो भी डिवाइस की विड्थ फिक्स हो जाएगी उसको एक नंबर दे दिया जाएगा, और उसके हिसाब से ही सारा डेटा डिस्प्ले होगा। कैसे कि जैसे एक वेबसाइट रहती है, यहाँ पे इतनी ओपन है, तो नीचे जाके आपको वेबसाइट इतनी ओपन नहीं मिलेगी, वो वेबसाइट इतनी ही मिलेगी 500 के हिसाब से, 500 पिक्सल के हिसाब से। तो वहां पे क्या है, आपको जूम आउट करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको पेज स्क्रॉल करने की जरूरत है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, जो विड्थ डिवाइस की विड्थ है उसकी स्केल 1 रखेंगे, ताकि वहां पे जो भी डेटा डिस्प्ले होगा वो एकदम एग्जैक्ट वहां पे डिस्प्ले रहेगा, और ना ही वहां पे जो नीचे स्क्रॉल बार होता है उसका यूज करके आपको कुछ और देखने की जरूरत रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था कीवर्ड प्लेसेस का यूज करना और कंटेंट को कहाँ कहाँ पे दिखाना, मुझे नहीं लगता है कि आज की क्लास में इसको ज्यादा लेंथी ले सकते हैं। मेटा व्यू पोर्ट और मेटा टेक्स्ट के मेटा रोबोट के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, लेकिन जो मेरा टॉपिक था कीवर्ड प्लेसेस इन कंटेंट वो आज भी कवर नहीं हुआ, क्योंकि मेरा क्या रहता है कि एक टॉपिक को कुछ इस तरीके से बताया जाए
भले ही सामने वाले को पसंद आए, पर अपनी कोशिश ये रहे कि पूरा का पूरा जो भी कंटेंट है, जो भी स्ट्रक्चर है, वो पूरा का पूरा समझाए, ताकि उसे ये पता रहे कि क्या एक वर्ड लिखा जा रहा है, इस वर्ड का मीनिंग यही रहता है, क्या ये एकदम सही है, क्या इसको लिखने की वजह क्या है, क्या हमें इसे लिखना चाहिए। ये ज्यादातर आपको नहीं लिखना पड़ेगा, मैं ये भी कह रहा हूँ। आपका सवाल ये भी रहेगा कि सर हमने कभी ये लिखा ही नहीं, कोई 5 साल का एक्सपीरियंस पर्सन होगा वो भी कहेगा नहीं, अरे मैंने भी ये नहीं लिखा है, लेकिन इसके बारे में नॉलेज तो होना चाहिए। हमें हर एक एसईओ के पॉइंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। मान लीजिए ये कहीं पे यूज नहीं होता और आप एक इंटरव्यू देने गए, 5 साल के एक्सपीरियंस पर्सन होकर आप एक डायरेक्टर के पास जा रहे हो इंटरव्यू देने, और वो पूछ रहा है मेटा व्यू पोर्ट का यूज कैसे करोगे, तो वहां पे तो आपको वो बोलना पड़ेगा ना। आप वहां पे ये नहीं कह सकते सर ये तो हमने कभी यूज ही नहीं किया, तो क्यों इसका काम है और ये कहीं यूज नहीं होता है। क्योंकि ये जो आपके क्वेश्चन रहते हैं, उस क्वेश्चन का ये मतलब नहीं है कि उसका हमने यूज नहीं किया तो कहीं ना कहीं आंसर नहीं बनता है। कुछ ऐसे पॉइंट रहते हैं जो सिर्फ इंटरव्यूअर ही पूछते हैं। मैं सीधी बात कहूँ ना, तो जैसे अगर आप भी मेरे कंपनी में आओगे ना, मैं भी ऐसे ही घिसे पिटे ही सवाल पूछूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं टाइटल का पूछूंगा तो आप बता ही दोगे, क्योंकि आप वही पढ़ के आए होंगे जो एसईओ में काम किया जाता है। लेकिन जो एसईओ के जो मेन पॉइंट रहते हैं, जो बहुत डीपली रहते हैं, उनको कोई पढ़ता नहीं है, कोई शेयर नहीं करता है। वो चीज अगर मैं पूछूं तो पता चलेगा कि ये कितने डीपली में इसको R&D की हुई है। ठीक है, इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे बता देता हूँ। वैसे क्लास पूरी हो रही है, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने कहा स्पेशल मैटर, वो कीवर्ड नहीं तो कुछ ना कुछ मैटर रिलेटेड कुछ बता देता हूँ मैं आपको। तो जब सबसे पहले सर्च इंजन आया था, तब सर्च इंजन के पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं था। आज तो गूगल के पास करोड़ों डेटा अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन एक टाइम था जब किसी भी सर्च इंजन के पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं था। मान लीजिए आपकी वेबसाइट सबसे पहले गूगल के पास पहुंची कि इस कीवर्ड के रिलेटेड कुछ नहीं है, तब गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक कैसे देता था? वो यूज करता था आपके मेटा कीवर्ड्स को। आज के टाइम में गूगल आपके मेटा कीवर्ड्स को कोई वैल्यू नहीं देता है। आप यूज कीजिए, ऐसा नहीं है कि गूगल ने कभी ये नहीं कहा कि आप मेंशन नहीं कर सकते। गूगल ने ये कहा आप भले ही मेंशन कीजिए, हम किसे कभी भी इसे इन्वॉल्व नहीं करेंगे। हमारी जो क्रॉलिंग की पॉइंट रहेगी, क्रॉलिंग का टाइम रहेगा, उसके अंदर मेटा कीवर्ड रिलेटेड कोई भी नाम रहता है उसे हम यूज कभी भी नहीं करेंगे। अब ये सिंटैक्स सेम ही है इसका भी, मेटा नेम इक्वल टू कीवर्ड कोट्स कॉमा कंटेंट डबल कोट्स में ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे जो भी कीवर्ड लिखा जाएगा वो इस तरीके से कीवर्ड 1 कॉमा कीवर्ड 2, इस तरीके से। आप इसमें स्पेस वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि आपका एग्जैक्ट कीवर्ड। अब इसका बंद करने का क्या प्रोसीजर था, जो भी प्रोसीजर था, और क्यों बंद किया आखिर? जब इसकी वजह से रैंक मिल रही थी, मतलब कि मैंने एक कंटेंट बनाया और उस कंटेंट के अंदर कीवर्ड 1 मैंने लिखा, और जब गूगल ने क्रॉल किया कि ओके कीवर्ड 1 अवेलेबल है इसके मेटा कीवर्ड्स के अंदर, तो मैं इसे मेटा कीवर्ड 1 के अंदर इसको रैंकिंग दे दूं। लेकिन जब गूगल के पास हजारों या लाखों में कह सकते हैं डेटा आ गया, तो गूगल के पास एनालिसिस करने के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो गई, तो उसने कहा कि जब, तो उस टाइम पे ये भी हो गया था कि हजारों डेटा आ रहे थे, तो गूगल किसे रैंक दे? तब वहां पे यूजर क्या करते थे कि जो ये ऑप्शन था ना, जो मैंने बताया कीवर्ड 1, तो वो यही करते थे कीवर्ड 1 कीवर्ड यूज 1 कीवर्ड, इस तरीके से वो कीवर्ड्स लिखते थे। जैसे कि आपका जो भी है कीवर्ड 1 है, ठीक है, आपका एक, तो आपने उसे कैसा वापस लिख दिया कीवर्ड यूज 1, फिर आपको उस कीवर्ड को लिखना था तो आपने 1 आगे लिख दिया और कीवर्ड। तो इस तरीके से आप उसे घुमा फिरा के कीवर्ड लिखते जा रहे हैं, और जब गूगल ने देखा कि चलिए मेटा कीवर्ड के अंदर चेक करते हैं, एक वर्ड, 2 वर्ड और 3 वर्ड सेम का सेम घूम रहे हैं। जो 3 वर्ड है, जो 2 वर्ड है, वो तो हर टाइम घूम रहे, मतलब रिपीट हो रहे हैं। तब वहां पे जो मैंने गूगल की पेनल्टी बताई थी वो शुरू हुई थी कीवर्ड स्टफिंग के बारे में। ठीक है, जैसा कि अगर आप इसका कीवर्ड स्टफिंग का इजीली एग्जांपल बताऊं, तो आपने गाय पे ऐसे तो देखा होगा, गाय पे लेटर वगैरह जो भी, कि उसमें गाय के बारे में लिखना होता है कि क्या चीज पॉइंट है, तो वहां पे
जो काउ वर्ड है वो 10 बार नहीं लिखा जाता है। मान लीजिए आपको गाय पे 10 लाइन लिखनी है, तो आप हर 10 लाइन में काउ नहीं लिखते हैं, आप हर 10 लाइन में उससे किस तरीके से मेंशन करते हैं, सी कर सकते हैं, हर से मेंशन कर सकते हैं, मतलब आप कुछ ऐसे वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अब आपने कह दिया गाय एक हिंदू में माता गिनी जाती है, फिर वह दूध देती है, तो हम ये नहीं हर बार लिखेंगे गाय दूध देती है, गाय के 4 पैर, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि आपने कंटेंट के अंदर आपको यही बताना है कि हम गाय के बारे में लिख रहे हैं, ना कि गाय से मिलता जुलता लिखते जाए। तो वो रहता है आपका कीवर्ड स्टफिंग, कि काउ का यूज आप कम करें और काउ से रिलेटेड जो भी उसके सिनोनिम्स रहते हैं, जो भी एक्सप्रेशंस वर्ड रहते हैं, जैसा कि अगर मैं हूं तो मैं मेरे हिसाब से क्या बोल सकता हूँ, आई, मी, माई सेल्फ, ऐसे वर्ड यूज कर सकता हूँ जिससे कि मैं मेरे नाम को ज्यादा बार बार नहीं करूं। जैसे कि माई एक्सपर्टाइज इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो हर बार ये नहीं कहूंगा गणेश कुलेरिया एक्सपर्ट इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गणेश कुलेरिया वगैरह वगैरह। तो ये चीज है वो आपकी आती है मेटा कीवर्ड्स के अंदर। मेटा कीवर्ड का यूज भले ही कीजिए, लेकिन गूगल सर्च इंजन इसे इन्वॉल्व नहीं करता है अपने क्रॉलिंग के टाइम पे। बाकी याहू, बिंग अभी भी इसका यूज कर रहे हैं क्योंकि उनके पास डेटा थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी वो इस चीज को इतना इन्वॉल्व वो भी नहीं करते। आज के टाइम मान के चलिए मेटा कीवर्ड का यूज ना के बराबर हो रहा है, लेकिन जैसा कि अगर आप YouTube पे कोई वीडियो देखते हो तो आपको नीचे देखना टैग ही टैग मिलते रहे, तो वो भी YouTube ने कहीं ना कहीं अब ब्रेक कर दिया है, वो अब उसको मेंशन नहीं कर रहे इतने ज्यादा। ठीक है, आपको मेरे वीडियो में भी देखने को मिलेंगे। वो इसलिए है, मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया रिसर्च करने की ट्राई करता हूँ। मान लीजिए अगर मैं YouTube पे ज्यादा टैग्स ऐड करता हूँ तो क्या रिस्पॉन्स आता है YouTube का, तो YouTube का ये भी रिस्पॉन्स आया था कि आप ज्यादा से ज्यादा टैग्स ऐड मत कीजिए। आप एक वर्ड को अगर भले ही डिस्क्रिप्शन के अंदर 1000 बार लिखिए, उससे आप वहां पे रैंक नहीं होने वाले हैं। आपके वीडियो को जितने लोग देखेंगे उसके हिसाब से इसको एक्सप्लोर किया जाएगा, ना कि आपके कीवर्ड के ऊपर कि जैसे आपने गणेश कुलेरिया 50 बार लिख दिया तो हर बार गणेश कुलेरिया लिखने पे ये वीडियो ही सबसे ऊपर आएगा। ठीक है, आज की क्लास लंबी नहीं लेते हैं। कल के लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कीवर्ड कहां पे हम यूज कर सकते हैं कंटेंट के अंदर। बहुत ही बेस्ट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मैं आपको एकदम स्ट्रिक्टली और एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि कहां पे हम कंटेंट यूज करें ताकि वो आपके कंटेंट को ज्यादा इजीली रैंक में मिल जाए। और सबसे बड़ी बात, कीवर्ड स्टफिंग जैसी घटिया चीज आपके कंटेंट के अंदर ना आए। क्यों? क्योंकि कीवर्ड स्टफिंग होती है कीवर्ड डेंसिटी की वजह से, और कीवर्ड डेंसिटी का यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट बता दूं, लोग कहते हैं 1 से 2% लिखना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं कि मैंने जहां पे बताया है 8 या 10 जगह, वहां पे आपको लिखना है, चाहे कंटेंट 100 वर्ड का हो या 1000 वर्ड का या फिर 10,000 वर्ड का। जो मैंने प्लेसेस डिसाइड किए हैं वहां पे आप कंटेंट का कीवर्ड ऐड कीजिए, आपका कंटेंट 100% रैंक करेगा ही करेगा। ठीक है, क्योंकि मेरे कुछ एक्सपीरियंस होते हैं फिर ही मैं आपको बताता हूं, अदरवाइज मुझे हर चीज को बेवजह गलत या झूठ बताने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, राम जी राम। मैं गणेश कुलेरिया आपसे विदा लेता हूं।